वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की तैयारी चल रही है, जिसके लिए मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन लेके आई हूँ। अलग अलग एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है और जिसमें जो है बार बार रिपीट हुआ है जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आई हूँ। इस वीडियो में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन है, जिनमें आपके जो पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी वाले हैं ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे ये, क्योंकि सब में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है मैं उन कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट ना छूटे। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसको देखने के बाद आपका जो है इंग्लिश जो पेडागोजी वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट ये वो कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा जो नोट्स वगैरह बनाए होंगे वही रिपीट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें पहला वाला है CALP। इसका पहले तो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है CALP। यहाँ पे जैसे दे दिया फुल फॉर्म, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। और डील्स विद, इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये जो होता है CALP एक होता है और एक होता है BICS। इसका होता है बेसिक इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल होता है, इंटर नहीं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बिक्स जो होता है ये डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से रिलेटेड दोनों है, ठीक है। ये डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो उससे रिलेटेड होता है बिक्स। और जो कैल होता है CALP होता है ये फॉर्मल होता है, जो क्लासरूम में यूज करते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज हम क्लासरूम में यूज करते हैं, सी से देख लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिए, याद करने का ट्रिक। सी से क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में क्या चीज़ें होती हैं, फॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो सी से क्लासरूम, और क्लासरूम में फॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो ये फॉर्मल लैंग्वेज है। मतलब जो क्लासरूम में जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो CALP होता है, और जो बिक्स होता है ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाला लैंग्वेज है। इन दोनों से क्वेश्चन बने हुए हैं। और इसमें ही नहीं, ये तो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, जो हिंदी वगैरह है और इसमें मैथमेटिक्स का पेडागोजी वाला है, इसमें भी CALP और बिक्स से क्वेश्चन बने हुए हैं। एक क्वेश्चन आया था सीटेट में ही कि इसको CALP और BICS जो है इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था जिम क्यूमिन्स ने, ठीक है, जिम क्यूमिन्स ने इसको दिया था। उसमें ऑप्शन में था जिम क्यूमिन्स। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब होगा। डील्स विद फॉर्मल एकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जो कंटेंट एरियाज मतलब जो क्लासरूम में कंटेंट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वही होता है CALP, मतलब फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 है। इन ए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम द टीचर यूजेज ए लेस, मतलब किन चीज़ों का जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम होता है, जिसमें कम्युनिकेटिव का मतलब आपको पता होगा, जिस संप्रेषण बोलते हैं, आपस में बातचीत करना इसका मतलब होता है। इसमें टीचर को क्या मतलब कम यूज करना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या कम यूज करना चाहिए। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, बिल्कुल पहला वाला ही ऑप्शन। आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते टीचर सेंटर्ड, कहीं भी अगर क्लासरूम की कंटेंट की किसी भी चीज़ की बात हो तो वो किस हिसाब से रखा जाएगा, वो चाइल्ड सेंटर्ड रखा जाएगा, ठीक है। जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है इन्हीं चीज़ों को लेके चला जाता है। कहीं भी कोई भी चीज़ हो, अगर टीचर सेंटर्ड दे दिया, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड दे दिया, या फिर असेसमेंट सेंटर्ड दे दिया, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। हमेशा क्या रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसका पहला वाला आंसर ही क्या हो जाएगा, यूजेज ए लेस, मतलब कम यूज हो। जो टीचर सेंटर्ड होता है ये कम यूज होगा। बाकी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में है स्टूडेंट सेंटर्ड, बिल्कुल होगा। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ये भी होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। फिर असेसमेंट सेंटर्ड, देखिए ये इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, सेकंड वाला स्टूडेंट सेंटर्ड। फिर उसके बाद टेक्स्ट सेंटर्ड, फिर है असेसमेंट सेंटर्ड। लेकिन ये जो लेस वाला पूछा मतलब एकदम कम कौन सा होगा, टीचर सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें हम मतलब जो इनेट लैंग्वेज होता है ना, इनेट जो लैंग्वेज होता है इसको बिना यूज़ किए हम लैंग्वेज सीख लेते हैं। इनेट लैंग्वेज मतलब मातृभाषा होता है। कोई स्टूडेंट मान लीजिए क्लासरूम में आया, उसकी जो अपनी मातृभाषा इनेट लैंग्वेज है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट आया क्लास में, क्लास है ये, इसमें जो है इसकी जो मातृभाषा है इसको इग्नोर कर दिया, इसको मतलब नहीं यूज़ किया गया। और कोई लैंग्वेज मान लीजिए ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, उसको पढ़ा दिया गया बिना उसकी मातृभाषा को यूज़ किए, वही होता है डायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज पे आ जाना मातृभाषा को बिना यूज़ किए। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट मेथड यूजेज विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स टू टीच लैंग्वेज, किस में यूज़ होता है, चलिए देखते हैं किस में यूज़ होता है।
इसका पहला वाला देख आंसर ही सही है, ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो मतलब सुनने वाली चीजें होती हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड, और कौन सा है ऑडियो विजुअल मेथड। विजुअल मतलब देखना, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में डायरेक्ट मेथड में ये दो चीज़ें यूज होती हैं, ऑडियो लिंगुअल है और जो ऑडियो विजुअल है, मतलब सुनना और देखना, सुनना और बोलना, ये दोनों चीज़ें यूज होती हैं डायरेक्ट मेथड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड जो होगा उसमें, उसको भी बता देती हूँ। मान लीजिए इनडायरेक्ट मेथड पूछा जाए, डायरेक्ट मेथड का उल्टा होगा, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज सिखाया जाएगा वो किसके द्वारा सिखाया जाएगा, लैंग्वेज 1 है मान लीजिए, और लैंग्वेज ये लैंग्वेज सेकंड है, ये लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट इसका क्या है, इनेट लैंग्वेज है, मतलब मातृभाषा है, तो इसके द्वारा लैंग्वेज सेकंड को सिखाया जाएगा, ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट देखते हैं 139। फिर है इन लताज क्लास, लता के क्लासरूम में एक कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत हो रही है, इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू स्टूडेंट्स। किसके बीच में बात हो रहा है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, इन दोनों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है। फिर है अजय एंड आभा, सुनील नीड्स टू टेक द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। ये जो अजय हैं, आभा है, सुनील है, ये क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन है उसको आगे करना चाह रहे हैं। फिर व्हाट स्किल इज लता टेस्टिंग, किस लता जो है वो किस स्किल का टेस्ट कर रही हैं, चलिए देखते हैं। जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये बोल रहा है, ये स्पीक, ये बोल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये लिसनिंग का काम करेगा, मतलब सुनने का काम करेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जब ये बोलेगा, ये स्पीकिंग का काम करेगा, तो लिसनिंग का काम कौन करेगा, ये करेगा। लिसनिंग का काम ये करेगा, तो क्या हो रहा है, लिसनिंग स्पीकिंग दो चीजें हो रही हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग कन्वर्सेशन में हमेशा यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई फिगर दिखाने वाली बात हो तो उसमें विजुअल वाली चीज़ें आ जाएंगी, और सुन के कोई चीज़ पढ़ाए, मतलब कहानी उन्हें सुने फिर पढ़े, तो उसमें लिसनिंग रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई ऑडियो सुन रहा है तो मतलब ओनली लिसनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, नजमा इज कैलकुलेटिंग डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन। ये कैलकुलेट कर रही है डिफिकल्टी लेवल को क्वेश्चन के। टेस्ट का कौन सा क्वेश्चन है, टेस्ट लेना है ऐसे क्वेश्चन का, इन ए लैंग्वेज टेस्ट, किस सब्जेक्ट में, लैंग्वेज टेस्ट में। In one of her questions, she notices the difficulty level has a value of 30। जो डिफिकल्टी लेवल है उसका वैल्यू क्या है, 30 है। 30 हो वैल्यू, 90 हो वैल्यू, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, इनको, इनका आंसर यही होता है। पिछली बार भी क्वेश्चन में बताई थी, पिछली बार भी मैथ पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन था, मैं बताई थी, उसमें 90 था डिफिकल्टी लेवल, तो क्या किया गया था उसमें, उसको जो क्वेश्चन था ना उसको टेस्ट से बाहर कर दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन को टेस्ट में नहीं लिया जाएगा। फिर व्हाट शुड नजमा डू टू द आइटम, इसके मतलब इस क्वेश्चन के लिए नजमा क्या करेगी, चलिए देखते हैं क्या करेंगी नजमा। द आइटम शुड बी केप्ट इन द टेस्ट, नहीं रखना है, शुड बी केप्ट है इसमें रख रहा है, ये मतलब ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। द आइटम शुड बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, इसको टेस्ट से हटा देना है, टेस्ट में नहीं रखना है, उसमें भी यही आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए साइलेंट पीरियड, साइलेंट पीरियड वो होता है जब बच्चा मौन वाला एज होता है, मतलब कि 1 ईयर तक, अप्रॉक्स 1 ईयर तक बच्चा जब ढंग से बोल नहीं पाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, या 6 मंथ तक मान लीजिए, तो फिर द लर्नर उसमें क्या होता है, वो लैंग्वेज सीख रहा होता है, भले वो बोल ना पाए, इस प्रोसेसिंग द लैंग्वेज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वो लैंग्वेज सीख रहा होता है, क्योंकि देखिए 6 महीने तक बच्चा मान लीजिए कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा एक एक अक्षर जो है वो बोलना शुरू कर देता, मतलब उसने सीखा, उसका जो साइलेंट पीरियड था उसमें वो सीख रहा था। आप आपके घर में जब बच्चे होंगे उनको आप देख के फिर नोटिस करिएगा, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 है, ELL स्टूडेंट्स हु आर लर्नर्स, फिर है ये खाली प्लेसेस है, इस पे भरना है। लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू, इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है, विजुअल मीडियम। ये देख रही विजुअल आ गया, इससे आप खुद ही आंसर लगा सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा। जब इंफॉर्मेशन को किस मीडियम में, विजुअल मीडियम में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो ऐसे कौन से स्टूडेंट हो लर्नर होंगे, विजुअल लर्नर होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, इसमें विजुअल लर्नर होंगे। और जो ELL होता है, ELL होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, याद रखिएगा। विजुअल इसमें यूज हुआ है जब इन्फॉर्मेशन को विजुअल मीडियम में प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब लर्नर कैसे होंगे, विजुअल से सीखने वाले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, ग्रामर स्टार्ट
ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो आपको पता होगा कि जो ग्रामर होता है, इंग्लिश का ग्रामर है मान लीजिए, तो इसको टीचर बोलते हैं कि हिंदी में कन्वर्ट करिए या फिर हिंदी से इंग्लिश में करवाया जाता है, ऐसा क्लासरूम में करवाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। पहले पहले हमें क्या करते हैं टीचर, रूल बता देते हैं, रूल बता देते हैं। फिर रूल से हमें क्या बताते हैं, रूल के बाद एग्जाम्पल। तो आपको पता होगा अगर हम रूल से एग्जाम्पल पे जा रहे हैं तो कौन सा मेथड होता है, डिडक्शन मेथड, जिसे बोलते हैं निगमन विधि। तो रूल से एग्जाम्पल पे डिडक्टिवली, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, डिडक्टिवली। इंडक्टिव वो होता है जिसमें एग्जाम्पल से इंडक्टिव भी याद कर लीजिएगा, इसका जस्ट उल्टा होता है। एग्जाम्पल से इसमें रूल पे जाते हैं, वो होता है इंडक्टिव, जिसे बोलते हैं हिंदी में आगमन, आगमन बोलते हैं। इसमें पहले हमें टीचर क्या करेंगे, एग्जाम्पल बता दिए, इसके बाद हमें फार्मूला लास्ट में निकालना होता है, मतलब रूल लास्ट में निकालना होता है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामर ऐसे ही पढ़ाया जाता है, पहले रूल बताते हैं कि हाँ ये देखिए प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में इसमें ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान लीजिए तो आईएनजी लगेगा, फिर ऐसे रूल नहीं बता देते, फिर हमें एग्जाम्पल देते हैं कि अब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए। ये होता है डिडक्शन मेथड, डिडक्टिवली। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 है, हरिंदर गिव्स हिज स्टूडेंट फ्लैश कार्ड। हरिंदर क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट को फ्लैश कार्ड दे रहे हैं विद डिफरेंट सीन। जो फ्लैश कार्ड है उसमें क्या है, अलग अलग सीन है, अलग अलग दृश्य हैं, ठीक है। ही स्पीक्स ए स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट एक बताते हैं, एंड द स्टूडेंट विद दैट सीन नीड्स टू रेज दियर हैंड, और बोल रहे हैं कि अपने हाथ को दिखाओ। फिर क्या है, व्हाट स्किल इज हरिंदर टेस्टिंग, हरिंदर जो है किस स्किल का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हरिंदर किस स्किल का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, लिसनिंग वाला प्रयोग हो रहा है। जानते हो क्यों, फ्लैश कार्ड में अलग अलग सीन है, मान लीजिए इसमें एप्पल छपा हुआ है, इसमें इसमें कुछ भी छपा, मान लीजिए इसमें कोई अक्षर है, तो फिर ए मान लीजिए इसमें लिखा है, इसमें एप्पल है। फिर क्या बोल रहे हैं, ही स्पीक्स ए स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एंड द स्टूडेंट दैट विद दैट सीन, उस सीन के साथ क्या करना है, अपने हाथ को उठाना है। तो क्या हो रहा है, ये लिसनिंग का टेस्ट हो रहा है कि अगर बच्चे सुन पाएंगे उनकी बातों को तो क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे। ये चीज़ें क्या हो रही हैं, लिसनिंग की, बच्चे सुनेंगे फिर हाथ उठाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, लिसनिंग वाली चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कोई भी अगर टीचर कुछ कह रहा है तो उसको सुनोगे आप तभी हाथ उठाओगे क्लासरूम में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, नीलम इज प्लानिंग ए टेस्ट फॉर हर स्टूडेंट, टेस्ट के लिए प्लानिंग कर रही है नीलम अपने स्टूडेंट के लिए। सी गिव्स देम ए सेंटेंस, वो अपने स्टूडेंट क्या कर रही है, एक सेंटेंस दे रही है, एंड अंडरलाइन, और उसको अंडरलाइन कर रही है ए पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड से। फिर है उसमें से जो पर्टिकुलर वर्ड है उनको अंडरलाइन कर रही है। फिर यूजिंग मल्टीपल चॉइस आइटम सी वांट्स देम टू चूज द वर्ड विच इज़ द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वो बोल रही जो जो वर्ड उन्होंने मतलब अंडरलाइन किया ना जो वर्ड, उसका क्या करना है, एंटोनिम को ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। व्हाट सब स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नीलम टेस्टिंग, किस लैंग्वेज स्किल का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, वोकैब का टेस्ट हो रहा है। नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा सिनोनिम है, एंटोनिम है, मीनिंग है, ये सब प्रोनाउंसिएशन ये सब किस में आते हैं, वोकैब में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सेकेंड वाला है वो सही हो जाएगा, थर्ड वाला मतलब वोकैब। नेक्स्ट देखते हैं, गाइडेड रीडिंग। गाइडेड रीडिंग वो होता है जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब होता है समीपस्थ विकास, समीपस्थ विकास। ये क्या होता है समीपस्थ विकास, इस पे ये होता है, मान लीजिए कोई वर्क है, कोई वर्क कोई काम है, बच्चा उसे उसका कुछ पोर्शन, उसका 30, उसका मान लीजिए 90% कर पा रहा है, लेकिन वो 10% क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। 10% किसी की हेल्प के माध्यम से, मतलब वो किसी की हेल्प के माध्यम से कर रहा है, जो उसका 10% है वो किसके से कर रहा है, किसी की हेल्प के माध्यम से कर रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, वो विकास के समीप है, इस जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको दिया किसने था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोत्स्की ने दिया था। चलिए देखते हैं, गाइडेड रीडिंग, इसमें क्या कर रहा है टीचर, गाइड कर रहा है। अगर 10% टीचर बता रहा है तो गाइड कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। चलिए देखते हैं, गाइडेड रीडिंग फाइंड्स इट्स साइकोलॉजिकल जेनेसिस, फिर है इन किसमें, वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आएगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में समीपस्थ विकास, मतलब पूरा विकास नहीं हुआ, विकास के करीब पहुंच चुका है बच्चा, कुछ पोर्शन कर ले रहा है, कुछ पोर्शन वो हेल्प के माध्यम से करेगा कुछ काम को। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 है, पूनम इज गेटिंग हर स्टूडेंट टू डिटेक्ट राइमिंग साउंड्स, जो राइमिंग साउंड होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है पूनम, बच्चों को कह रही है इन वर्ड्स, मतलब शब्दों में, बाय डूइंग सो सी इज स्ट्रेंथनिंग दियर, क्या कर रही हैं वो, बच्चों का क्या मतलब चीज़ मजबूत कर रही हैं।
अगर वो राइमिंग वर्ड वर्ड को पहचानने के लिए कह रही हैं तो कौन सी चीज़ें बच्चे की मजबूत होगी, फोनोलॉजिकल, क्योंकि राइमिंग का डायरेक्ट जो है रिलेशन किससे होता है, साउंड से, और जिसका रिलेशन साउंड से होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बच्चों का स्ट्रांग करने के चक्कर में है पूनम। फिर है इसमें देख लिए ग्रामर तो आपको पता ही होगा, व्याकरण वाली चीजें होती है, ग्राफिकल होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है, मॉर्फीम होता है, मीनिंग की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे मॉर्फीम बोलते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन बना है कि जो मीनिंग होता है इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे मॉर्फीम बोलते हैं। मीनिंग की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा, मॉर्फीम। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो मीनिंग से रिलेटेड, ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही था। नेक्स्ट देखते हैं, सुधा वांट्स टू मॉडल फ्लुएंट रीडिंग। क्या करना चाह रही है वो, फ्लुएंट रीडिंग टू हर स्टूडेंट की, वो चाह रही है कि उसके जो स्टूडेंट है फ्लुएंट रीडिंग कर पाए। विच रीडिंग स्ट्रेटजी शुड सी इम्प्लीमेंट इन हर क्लास। कौन सा रीडिंग या स्ट्रेटजी है जिसको वो अपने क्लास में इम्प्लीमेंट करके इस चीज़ को सही कर सकती हैं। रीड अलाउडेड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। आपको पता होगा कि अगर रीडिंग वाली चीज़ों को क्या करना है, फ्लुएंट करना है ना, फ्लुएंटली रीडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, रीड अलाउड, तेजी तेजी से पढ़ो, अपने आप फ्लुएंटली जो रीडिंग वाला वर्क है वो होने लगेगा, तेजी से पढ़ना, ठीक है, रीड अलाउड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज इट नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग न्यू वोकेबलरी। जो बच्चों के मतलब होता है न्यू वोकैब के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट को सिखाने के लिए, कौन सी स्ट्रेटजी जो है, अगर न्यू वोकैब बच्चों को सिखाना तो कौन सी स्ट्रेटजी इसमें से इंपॉर्टेंट होगी। चलिए देखते हैं कौन सी स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होगी। सो दैट स्टूडेंट कैन एक्वायर न्यू वोकैब इन देयर ओन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा कि अगर जो है इससे क्या होगा, बच्चे क्या कर पाएंगे, जो नए वोकैब हैं उनको अपने भाषा में, दियर ओन, अपने खुद की भाषा में वो वोकैब को सीख पाएंगे। इसीलिए यही जो है सबसे नेसेसरी जो है स्ट्रेटजी होगा वोकैब सिखाने का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 है, इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज ए लैंग्वेज टीचर। अगर आपको एक लैंग्वेज टीचर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ रोल विल यू लाइक टू प्ले इन द क्लासरूम। किस टाइप का आप रोल क्लासरूम में करना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं, करना चाहिए इसका, देखते हैं कौन सा होगा। टू डिसाइड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है ये डिसाइड करना। फिर है टू क्रिएट सिचुएशंस फॉर लर्निंग एंड लेट द स्टूडेंट लर्न, बिल्कुल अच्छा है, बच्चों के सीखने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करना। फिर है टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बिफोर द लर्नर्स, क्या बोल रहा है, टू रिप्रोड्यूस मतलब फिर से प्रोड्यूस कराना, क्या टेक्स्ट, टेक्स्ट वाली चीज़ों पे अगर जोर दिया जा रहा है वो चीज़ें गलत होती है, ऑप्शन सी वाला गलत है। फिर है टू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइड क्यूज वेर वेर नेसेसरी, बिल्कुल सही है। टीचर को कैसे होना चाहिए, मैं आपको टैगवर्ड पढ़ाते टाइम बताई भी थी कि टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, एक हेल्प करने के रूप में और होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए डी वाला सही है, ए बी वाला सही है, ए वाला सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, ए बी एंड डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इस बेस पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं, सेंटेंस है राइम्स सॉन्ग चैंट्स आर वेज ऑफ चिल्ड्रन टू, ये कौन से इनका मतलब, इनके बारे में क्या सही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। एक्सटेंड वोकेबुलरी, ये तो सही है, ये जो राइमिंग वर्ड होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, चैंट्स होते हैं, ये सब, इन सब से क्या होता है, वोकैब जो होता है वो एक्सटेंड होगा, उसमें नॉलेज बढ़ेगा। फिर है मेमोराइज वर्ड्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला ये गलत है। मेमोराइज वाली चीज़ें आ गई ना, रोट लर्निंग मना है जो बोला जाता है, मेमोराइज वाली चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। फिर है प्रैक्टिसाइज प्रोनाउंसिएशन, फिर इनहेंस एक्सप्रेशन एंड द राइजिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ये भी इसमें जो है ये मतलब विवादित क्वेश्चन था, इसमें दो ऑप्शन सही थे, एक सेकंड वाला एक फोर्थ वाला, तो इसलिए इस पे कॉमन 1 नंबर मिला था। आपको पता होगा राइमिंग मतलब सेम साउंड, जिसमें लास्ट में क्या है वर्ड के सेम साउंड आ जाए, जैसे सॉन्ग है रॉन्ग है, ऐसी चीज़ें होती हैं राइमिंग। इन सब चीज़ों से वोकैब जो होता है अगर कहीं भी दिया रहे तो वोकैब क्या होगा, वोकैब में एक्सटेंड होगा वोकैब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है अबाउट यूजिंग द लाइब्रेरी एट द प्राइमरी लेवल। अगर प्राइमरी लेवल पे लाइब्रेरी यूज़ करना है तो क्या इसमें से क्या सही नहीं है। चलिए देखें, द लाइब्रेरी शुड नॉट जस्ट बी सीन एज ए
स्टोरेज स्पेस ऑफ बुक्स रेदर देन रेदर। ये जो नीचे सेंटेंस दिया है इसके अलावा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं होगा। लर्नर्स कैन बी एक्सपोज टू ए वैरायटी ऑफ जनरल्स एंड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। जो चिल्ड्रंस लिटरेचर होते हैं इनको वैरायटी में रखना, ये तो सही है। फिर एज एन एक्टिव इन्वायरमेंट इंगेजमेंट विद बुक्स, ये भी सही है। फिर टीचर्स एंड अदर एडल्ट कैन आल्सो मॉडल रीडिंग बिहेवियर इन द लाइब्रेरीज, ये भी सही है। फिर है ए रीड अलाउड, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, ये लाइब्रेरी में नहीं करना है। रीड अलाउड अगर लाइब्रेरी में तेजी से कहाँ पढ़ा जाता है। ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी बेस्ट डन इन लाइब्रेरी, ये गलत है। अगर आप जो है अलाउड मतलब तेजी से पढ़ेंगे तो अदर जो स्टूडेंट्स होंगे आपके आसपास वो डिस्टर्ब होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर्ड टू बी लिटरेट। मतलब साक्षर में होने में अगर महारत हासिल करना है तो इसमें से क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी, ये केवल इनफ नहीं है। फोनोलॉजिकल मतलब होता है साउंड वाली चीज़ें, और फ्लुएंसी आ जाए तो कोई महारत हासिल नहीं कर लेगा साक्षरता में, साक्षर नहीं हो जाएगा। फिर है साइट वोकेबलरी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, ये भी नहीं है। डिकोडिंग, हाँ, जो अगर बोलते हैं साक्षर होने में महारत हासिल करना तो इसमें क्या होना चाहिए, जो डिकोड का मतलब वो होता है जो कोड होते हैं ना उनको समझने लायक बनाना। जो कोड में कुछ चीज़ लिखा है ना तो डिकोड करना मतलब उनको समझने लायक बनाना, समझने के लायक बनाना। और क्या बोल रहे, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन मतलब लैंग्वेज के बारे में सीखना, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। डिकोडिंग आना चाहिए और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। अगर ग्रामर को इफेक्टिव तरीके से जो है सिखाना है फिर इसमें से क्या सही नहीं है, चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। प्रोमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, ये तो सही है। फिर है इलिसिट रेलिवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, जो रेलिवेंट रूल्स ऑफ ग्रामर होते हैं इनको तो करना ही है, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड प्रैक्टिसेस इन कम्युनिकेशन, ऑप्शन थर्ड वाला भी सही है। लर्न, देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग, ये जो मेमोराइजिंग दे दिया इसी वजह से ये गलत है। मेमोराइजिंग इट्स रूल, किसी भी चीज़ों को समझना है, जो रूल्स भी है ना उनको समझना है, मेमोराइज नहीं करना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, यही नहीं करना है ग्रामर सिखाने के लिए। फिर है लिटरेसी टीचिंग अप्रोच दैट एम्फेसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स इज। जो लिटरेसी टीचिंग होता है इसका कौन सा अप्रोच होना है कि क्या करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए बिटवीन लेटर्स एंड साउंड, साउंड और लेटर के बीच में रिलेशन बनाने के लिए इसमें से क्या होना चाहिए, साउंड से रिलेटेड है तो फोनिक्स इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा। फोनीम का मतलब ही साउंड से होता है, इससे भी आप रिलेट करके आंसर लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए टीचर इन क्लास थर्ड asked her learner to ask their parent 5 questions about their abilities। जो क्लास थर्ड के टीचर हैं फिर क्या कह रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं कि 5 जो है आस्क देयर पार्टनर्स, अपने पार्टनर से पूछना है 5 क्वेश्चंस अबाउट देयर एबिलिटीज, उनकी क्षमता के बारे में 5 क्वेश्चन पूछना है यूजिंग द वर्ड कैन। कैन वर्ड को यूज करके उनकी क्षमता के बारे में 5 चीजें पूछनी है। कैन यू जैसे एग्जांपल दिया है, कैन यू स्विम, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इनहेंस, इस टाइप का जो एक्टिविटीज हो रहा है ये क्या करवाएगा, फिर ये किस चीज में डेवलपमेंट होगा इससे, इसमें क्या होगा, ओरल एंड फ्लुएंसी प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चे देखिए ओरली पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, जैसे इसमें दिया है कैन यू स्विम तो ओरली पूछा जा रहा है, कहीं लिखने वाली चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसमें ओरली प्लस फ्लुएंसी भी आएगी और प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 है, ए थर्ड ग्रेड टीचर विशेष टू एस्टेब्लिश ए रीडिंग कॉर्नर इन हर क्लास। वो चाह रहा है जो रीडिंग कॉर्नर पर है उनके क्लास में। फिर है इन मेकिंग द जजमेंट फॉर सेलेक्टिंग ए चिल्ड्रंस बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी मस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट। इसमें से मतलब पहले रखने के लिए कौन सा इसमें से जरूरी है, चलिए देखते हैं कौन सा जरूरी है। पहला वाला है, आर द ऑथर्स ऑफ दिस बुक वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड ऑथर्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। बिल्कुल, जो चिल्ड्रंस लिटरेचर हो उनके जो रेस्पेक्टेड ऑथर्स हैं उनके बारे में रखना, किस टाइप की बुकें रखनी है ये बोल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। एंड क्या करना है, ऐसी बुकें रखनी है जो वेल नोन हो, ऐसा नहीं है कि ऐसी बुक कोई ला के रख दिए जिसको बच्चे जानते नहीं, अच्छी जो बुक फेमस है उनको रखना, और जो रेस्पेक्टेड ऑथर्स हैं लिटरेचर से रिलेटेड उनको रखना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 है, विच अप्रोच मेथड इज गियर्ड टुवर्ड द लर्नर्स मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें ये बोल रहा है कि गियर टुवर्ड वो
क्या वृद्धि करेगा किस गोल को पाने के लिए। चलिए देखते हैं। जो रियल लाइफ में होता है ना, रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट यूज होता है, ये इसमें इसके लिए कौन सा अप्रोच सही है। चलिए देखते हैं कौन सा अप्रोच सही है। इसका होगा कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव अप्रोच। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है ये रियल लाइफ के लिए बिल्कुल, रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड होता है। यूजिंग लैंग्वेज इन ए रियल लाइफ, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगर किसी भी को भी अपने रियल लाइफ में कोई लैंग्वेज यूज करना है तो उसका कम्युनिकेटिव अप्रोच सबसे यूजफुल होगा। कम्युनिकेशन का मतलब ही संप्रेषण होता है, बातचीत करना आपस में। इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A teacher asked the learner to exchange workbooks and check their partner's work। जो वर्क बुक है उसको एक्सचेंज करो आपस में, और क्या करो, अपने पार्टनर्स का वर्क चेक करो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टास्क इज टू। इसका क्या मोटिव हो सकता है, ऐसा क्यों टीचर कर रहा है। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, S1 S2, ठीक है। इन दोनों लोगों ने अपने अपने वर्क जो किए हैं, इनका वर्क W2 मान लीजिए, ये W1 है। तो बोल रहा है कि ये जो है एक्सचेंज करें आपस में वर्क, ये इसका चेक करें, ये इनका चेक करें, ठीक है। तो ये क्यों करवाया जा रहा है यही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्यों करवाया जा रहा है। ये प्रैक्टिस एंड एक्सटेंसिव, प्रैक्टिस वाली चीज़ें नेगेटिव होती हैं, इसमें भी देखिए प्रैक्टिस काट सकते हैं आप। फिर है कंट्रोल्ड, देखिए गिव कंट्रोल्ड प्रैक्टिस ऑफ, मतलब अगर कहीं प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन वाली चीज़ें हैं और ये कंट्रोल्ड वाली चीज़ें हैं, सब ऑप्शंस गलत होते हैं। फिर है डेवलप द स्किल ऑफ पीयर करेक्शंस, ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा। पीयर मतलब होता है कि ग्रुप में सीखना किसी चीज़ को। कौन सा स्किल इसमें डेवलप होगा, पीयर करेक्शंस। जो ग्रुप में करेक्शन करने वाली स्किल होगी वो डेवलप होगी। चलिए देखते हैं 115 है इसमें। चिल्ड्रन इन द फंडामेंटल स्टेज आर मोर इंगेज्ड इन लर्निंग। जो फंडामेंटल स्टेज के चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा इंगेज होंगे कि लर्निंग में। चलिए देखते हैं कैसे। दे सिंग राइम्स, ये अगर कोई राइम्स वर्ड ये सिंग कर रहा है तो ये इससे ज़्यादा एंगेज नहीं होगा। आफ्टर द टीचिंग, वो भी किसके बाद, अगर खुद से सिंग करते तो था एक्टिव ज़्यादा थे, लेकिन टीचर जैसे टीचर कुछ बोल रहे हैं, कोई साउंड टीचर बोल रहे हैं तो उसको रिपीट कर रहे हैं, मतलब दोहरा रहे हैं, तो दोहराने में बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। फिर दे यूज़ मल्टीपल सेंसेस एंड एक्टिवली यूज़ देयर हैंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जो मल्टीपल सेंसेस हैं उनको यूज़ करना और क्या करना, एक्टिवली यूज़ देयर हैंड, अपने हैंड को यूज़ एक्टिवली यूज़ करके अपने मल्टीपल सेंसेस को यूज़ करना। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th सेज आई गिव माई वर्क ए फाइनल चेक। वो बोल रहा है कि मैंने अपने काम को दे दिया फाइनल चेक के लिए, एक्यूरेसी के लिए। फिर बिफोर सबमिटिंग इट, इसको सबमिट करने से पहले, इट टू द टीचर। फिर क्या है, द स्टूडेंट इज वर्किंग एट द राइटिंग स्टेज ऑफ, किस स्टेज पे वो स्टूडेंट है वो काम कर रहा है राइटिंग के किस स्टेज पे। इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ये लास्ट में आता है प्रूफ रीडिंग। ये बोल रहे हैं कि ये सबमिट करने से पहले एक्यूरेसी वाली चीज़ों पे, मतलब अपने आप से टोटल कोशिश कर लिया, वो एक्यूरेसी वाले पे आ गया है। तो इस टाइम पे प्रूफ होगा कि कितना एक्यूरेट वो है कितना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है। विच अप्रोच और मेथड doesn't encourage learners to use their native language in a language classroom। जो इसमें से कौन सा अप्रोच है वो उनको इनकरेज नहीं करेगा, प्रोत्साहित नहीं करेगा उनके मातृभाषा को यूज करने में क्लासरूम में। चलिए देखते हैं, नेचुरल अप्रोच, डायरेक्ट वाला, ऑप्शन नंबर 117 अभी मैं बताई थी। डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें लैंग्वेज सिखाया जाता है बिना इनेट लैंग्वेज को यूज किए, जो उनकी मातृभाषा होती है उसको बिना यूज किए। कम्युनिकेटिव तो पता ही होता है, पॉजिटिव होता है, ऑडियो लिंगल मतलब सुन के और बोल के। नेचुरल प्रोसेस तो वही होता है, नेचुरल अप्रोच जिसमें बच्चा खुद से सीख ले। फिर है क्वेश्चन नंबर 118 है। ए टीचर इज प्लानिंग टू कलेक्ट ए वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वो जो टीचर है वो कलेक्ट करना चाह रही है क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, फॉर हिज क्लास सेकेंड स्टूडेंट, अपने क्लास सेकेंड स्टूडेंट के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट क्राइटेरिया फॉर चूजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जहाँ और चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से करेक्ट क्राइटेरिया नहीं है टीचिंग लर्निंग मटेरियल चूज करने का। द मटेरियल चूजन शुड बी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए। सेफ फॉर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज ग्रुप टू यूज, बिल्कुल सेफ भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। द मटेरियल चूजन शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, बिल्कुल जो पर्याप्त प्रचुर मात्रा में अपॉर्चुनिटी दे बच्चों को और एक्सप्लोर मतलब खोज करने के अवसर दे, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने के, एंड क्यूरियोसिटी, जो उनकी क्यूरियोसिटी है वो उसको जो है, जो उनकी जिज्ञासा है उसको भी बढ़ाए, ये भी होना चाहिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। फिर द मटेरियल चूजन शुड बी परफेबली, ये क्या है, लोकली मेड और लोकली अवेलेबल। जो लोकली मेड है या फिर मतलब आसपास की चीज़ें हैं या आसपास में अवेलेबल हो जाती हैं एज दिस
वुड अलाउ अ फॉर इजी रिप्लेसमेंट, जिसको अलग मतलब आसानी से हटाया भी जा सके। ये भी सही है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वो आसपास से ही रिलेटेड होते हैं होने चाहिए, ताकि रियल लाइफ से वो कनेक्ट रहे, बच्चे उनको देख ही रहे, बच्चों से वो चीज़ें परिचित रहें और आसानी से वो अवेलेबल भी हो जाएं। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। द मटेरियल चूजन शुड बी मेड बाय चिल्ड्रन ओनली। यही देखिए ऑनली आ गया ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। द मटेरियल चूजन शुड बी मेड बाय चिल्ड्रन ओनली, केवल चिल्ड्रन की द्वारा बनाया गया मटेरियल हो, एंड हैव सम रफनेस टू अवॉइड स्लिपरीनेस, जो फिसलन होता है उसको अवॉइड किया जाए। ये ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। यही आंसर सही है, क्योंकि जो है इसमें केवल चिल्ड्रन के द्वारा बनाया गया नहीं हो, सब लोग मिलकर उसमें काम किए हों। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है। To create an inclusive, welcoming, and joyful environment that support every child's participation in achieving the competence outlined in the national curriculum framework can be best done by। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसमें अगर कॉम्पिटेनिक्स को क्या करना है, आउटलाइन करना है, उनकी जो दक्षता है उनको क्या करना है, निखारना। और तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं उनके जो वर्क्स होते हैं उनको डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट होता है उसको डिफरेंट डोमेन में होना चाहिए, मतलब हर दिशा में डेवलपमेंट होना चाहिए। जो बच्चों के काम होते हैं ऐसे काम बच्चों के होने चाहिए जिसमें हर दिशा में डेवलपमेंट हो। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, उनकी दक्षता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल फॉर टेक्स्ट बुक डिजाइन एट द फंडामेंटल स्टेज। इसमें से कौन सा सही नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या नहीं है, टेक्स्ट बुक के लिए प्रिंसिपल मतलब मुख्य नहीं है। फिर डिज़ाइन फंडामेंटल स्टेज, अगर वो टेक्स्ट बुक किस स्टेज के लिए डिज़ाइन किया जा रहा हो, फंडामेंटल स्टेज के लिए। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही हो जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, कंक्रीट प्रिंसिपल। कंक्रीट मतलब होता है मूर्त। अगर फंडामेंटल स्टेज के लिए जो होते हैं तो ये औपचारिक होनी चाहिए, जिसे इमेजिनेशन वाली चीज़ें भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, कंक्रीट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये टेक्स्ट बुक का जो मोटिव है वो कंक्रीट नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए जैसे इमेजिनेशन वाली, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का जो तार्किक विकास है वो हो चुका रहता है, इसलिए इसमें तार्किक वाली चीज़ें जो होती हैं उनको भी ऐड करना चाहिए। देखिए, जो बच्चों का जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो वो आकर्षक होना चाहिए, जिसमें बच्चों का मन लगे। उसमें जो रीजनिंग वाली चीज़ें होती है वो भी होनी चाहिए, और क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए। और इस टेक्स्ट बुक को इस हिसाब से बनाना है जिससे मल्टी डायमेंशनल में डेवलपमेंट हो। और कंक्रीट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो ठोस सिद्धांत होते हैं, ठोस सिद्धांत जिन्हें बोला जाता है, जिन्हें मूर्त भी कह सकते हैं, ठोस सिद्धांत जो होते हैं उन चीज़ों को ऐड नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत सही नहीं होती, क्योंकि सिद्धांत जो होती है उसमें बच्चों का ज़्यादा माइंड नहीं लगेगा। प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको उनमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, वो किसी और का दिया हुआ होता है, बच्चे उसी पे सेम टू सेम लर्न कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठोस सिद्धांत कंक्रीट प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 है। ए मल्टीलिंगुअल क्लास इज ए क्लास वेयर द, जो मल्टीलिंगुअल क्लास होता है वो उसमें मतलब जो लैंग्वेजेस होते हैं, कई लैंग्वेजेस ऐड होते हैं इसमें। मल्टीलिंगुअल इसीलिए कहा जाता है, मान लीजिए अलग अलग एरिया से बच्चे आए, तो उनकी जो कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मान लीजिए फारसी बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, तो ये ऐसे क्लासरूम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहलाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। लर्नर्स स्पीक ए वैरायटी ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और कभी कभी पूछा जाता है ये कौन सी उनके लैंग्वेज होते हैं, ये फर्स्ट लैंग्वेज होते हैं। बच्चा जो पहली बार सीखता है, जिसे मातृभाषा भी बोल सकते हैं, नेट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, तो ये बच्चों का क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है। लर्नर स्पीक्स ए वेराइटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है। लर्नर्स आर लर्निंग ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली। जो लर्नर्स है वो ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उनको लर्न कर रहे हैं एंड रिपीटेडली, और क्या कर रहे हैं, रिपीट करके लर्न कर रहे हैं, रेनफोर्सिंग। फिर है कॉन्सेप्ट ओवर टाइम, रेदर देन ट्राइंग टू मास्टर ऑल ग्रामेटिकल रूल्स एट वंस। मतलब जो ग्रामेटिकल सेंटेंस रूल्स है ना, उनको एक साथ सीखने के बजाय एक साथ नहीं सीख रहे हैं, उनको कई स्टेप में सीख रहे हैं, रिपीट करके सीख रहे हैं, ऐसे सीख रहे हैं उनको, लेकिन एक साथ नहीं सीख रहे हैं। सच लर्निंग इज ए, ऐसे लर्निंग को क्या कहा जाएगा, चलिए देखते हैं ऐसे लर्निंग को क्या कहा जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा।
किसमें दिया, स्पाइरल लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरल लर्निंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। इसमें देखिए कोई ग्रामर है, इसको सीखा जा रहा है। ये एक तो होता है रूल, एक ही बार में एट वंस, मतलब एक ही बार में पूरा सीख लेना। तो ऐसे में ज़्यादा समीक्षा वाली चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ज़्यादा नहीं सीख पाएगा बच्चा। लेकिन इसमें बोल रहा है ग्रेजुअली सीख रहा है, रिपीटेडली मतलब रिपीट करके सीख रहा है, रेनफोर्सली भी सीख रहा है। रेनफोर्सली मतलब होता है सुदृढ़ करना, किसी चीज़ को मजबूती से सीखना, कॉन्सेप्ट को। फिर है ओवर टाइम, मतलब हर टाइम पे। फिर है रेदर देन ट्राइंग टू मास्टर ऑल ग्रामेटिकल रूल्स एट वंस, मतलब एक साथ सारे रूल्स को नहीं सीख रहा। तो मतलब इसको क्या कर रहा है, बार 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 देखने का मतलब ये होता है कि बार बार देखना, मतलब अंदाजा आकलन करना, समीक्षा करना किसी चीज़ को। अगर किसी चीज़ को हम समीक्षा करके सीखते हैं तो ज़्यादा सीखने का काम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, स्पाइरल लर्निंग। कहीं भी समीक्षा करके अगर सीखने में कई पार्ट में सीखने वाली बात है तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, और स्पाइरल लर्निंग। अगर एक बार में नहीं सीखा जा रहा तो स्पाइरल लर्निंग में होगा वो। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 है, द कॉम्पिटेनिक्स of learners to understand text and retrieve information from them as well as interpreting the text is। जो होता है मतलब कि दक्षता अगर सिखाने के लिए लर्नर्स टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, क्या करना है, टेक्स्ट में दक्षता पाना है, और रिट्राइव इंफॉर्मेशन, रिट्राइव मतलब इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करना, फ्रॉम देम उससे पुनः प्राप्त करने के लिए, एज वेल एज इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट का क्या निकालने के लिए, अर्थ निकाल के। कोई मान लीजिए टेक्स्ट है, उसको क्या करना है, उससे इन्फॉर्मेशन को फिर से निकालना है, उसको समझना भी है, और क्या करना है, उसका अर्थ भी निकालना है। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। कम्प्रीहेंशन पढ़ते टाइम हम उससे इन्फॉर्मेशन भी निकालते हैं, कोई मान लीजिए टेक्स्ट है तो वही कम्प्रीहेंशन होगा, जिससे हम अर्थ भी निकालेंगे, उन्हें इन्फॉर्मेशन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन भी निकालेंगे, और क्या होगा, इंटरप्रेटिंग भी करेंगे उसको, मतलब उसका अर्थ भी निकालेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 है, स्पीच डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ द स्पीच बाई रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। स्पीच डिसऑर्डर है, कोई बोलने में डिसऑर्डर है जो क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टटरिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। और जो इसमें फोनीम होता है, अगर साउंड से रिलेटेड किसी चीज़ को दिक्कत हो तो वो फोनीम से रिलेटेड होता है। मॉर्फीम होता है, ये मीनिंग से रिलेटेड होता है, मॉर्फीम जो होता है। और इसमें अगर सीखने, डिस्प्रैक्सिया जो होता है, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, जिसे बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। और ये से अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग मतलब हकलाना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है, द अवेयरनेस दैट ए वर्ड इज comprised of individual sound and can be broken down to the individual sound or morpheme level is। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि साउंड से रिलेटेड है। इसमें आप लास्ट में देख ही होंगे, ये है साउंड और मॉर्फीम, मॉर्फीम नहीं, फोनीम है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, फोनेमिक अवेयरनेस। इससे फोनेमिक अवेयरनेस हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है वर्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल साउंड, अलग अलग साउंड करके सीखा जा रहा है, कैन बी ब्रोकन, और उसको तोड़ा भी जा सकता है, डाउन टू द इंडिविजुअल साउंड, अलग अलग साउंड में तोड़ा भी जा सकता है। ऐसे फोनेम लेवल को क्या कहते हैं, फोनेमिक अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ये साउंड से रिलेटेड है। साउंड से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन में फोनेमिक से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटेंसिव रीडिंग। रीडिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इंटेंसिव रीडिंग होता है। इंटेंसिव रीडिंग मतलब होता है डिटेल में पढ़ना किसी चीज़ को, मतलब डेप्थ में जाके पढ़ना, जिसे बोलेंगे क्या है, गहराई से उस चीज़ का ज्ञान लेना, डेप्थ में पढ़ना। और एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर एक्सटेंसिव रीडिंग दिया रहे तो मतलब पढ़ना तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन ओवरव्यू लेना रहेगा, बस एक ओवरव्यू, जिसे बोलते हैं सरसरी नज़र में पढ़ना, बस पढ़ लेना सब कुछ लेकिन सरसरी नज़र में पढ़ना, वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। और अगर इंटेंसिव रीडिंग हो तो ये मतलब गहराई से पढ़ना, किसी चीज़ के डेप्थ में जाके उसके बारे में नॉलेज लेना, तो ये होता है इंटेंसिव रीडिंग। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। द पर्पज ऑफ रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बीइंग रीड। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, जो उसके मीनिंग्स होते हैं उनको समझते हुए पढ़ना, ये होता है इंटेंसिव रीडिंग। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 है, विच मेथड बिलीव्स दैट, कौन सा मेथड इसमें से बिलीव्स दैट द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द कंटेंट। जो सेंटेंस का फॉर्म होता है वो कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से किस ऑप्शन के द्वारा ये कहा गया है, चलिए देखते हैं।
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये जो मेथड होता है इसमें ये होता है जो सेंटेंसेस का फॉर्म होता है वो किससे, कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, इसमें कथन और कारण वाले हैं। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग वो होता है जिसमें हम टीचिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पता लगाते हैं फिर उनको सॉल्व करते हैं। फिर रेमेडियल टीचिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, बिल्कुल अभिन्न अभिन्न हिस्सा है टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स का। फिर है रेमेडियल टीचिंग इज टू टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्न, ये तो नहीं होता है कि जो जिसको नहीं सीखे है सही से तो उसको फिर से पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम को पहचाना जाता है, उसे दूर किया जाता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, सेकंड वाला गलत है, ए वाला सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर, नहीं ये तो सही है लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ही, सही तो दोनों है अपने आप में लेकिन ये इसका इससे ये इसका व्याख्या नहीं कर रहा, आर जो है ए का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट बुक कंटेन स्टोरीज, जो टेक्स्ट बुक होता है वो कंटेन करता है क्या, स्टोरी, पोएम, प्लेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग बाय राइटर्स। वी नीड टू सेलेक्ट सच मटेरियल बिकॉज दे आर, हमें ऐसे मटेरियल्स को सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों, चलिए देखते हैं क्यों करना चाहिए। ऑथेंटिक एंड नेचुरल इन लैंग्वेज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये बहुत जेन्युइन होते हैं और क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द वेज हेल्प इन क्रिएटिंग प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट, जो प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट होता है उसमें मान लीजिए ये रूम है, क्लासरूम है ये, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें चार्ट्स लगे हों, अच्छे अच्छे फिगर हों, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हों दीवारों पे, ये होता है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट जिसमें विजुअल वाली चीज़ें ज़्यादा हों। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। राइटिंग द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम एंड अफिक्सिंग देम ऑन द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, जो अफिक्सिंग वर्ड है इसी वजह से ये सही हो रहा है। राइटिंग द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नेम रखना क्लासरूम में, एंड अफिक्सिंग देम ऑन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पे चिपका देना, जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम लिखना उस पर चिपका देना, ये है लैंग्वेज रिच प्रिंट रिच प्रिंट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 है, आंसू ए टीचर ऑफ क्लास सेकेंड ब्रिंग सम ऑब्जेक्ट फॉर शो एंड टेल एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटीज़ हो रही है जिसका नाम है शो एंड टेल, दिखाओ वो बताओ, उसके लिए क्या कर रही हैं, आंसू ये टीचर ऑफ क्लास सेकंड ब्रिंग सम ऑब्जेक्ट, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट ला रही हैं फॉर लैंग्वेज इन हर लैंग्वेज क्लासरूम। व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट नोन एज ए लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, ये किस प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, शो एंड टेल मटेरियल केरेलिया, फिर है लैंग्वेज मटेरियल में मोनोमिक्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हो जाएगा, रियलिया, ये होता है जो रियल लाइफ से जोड़ता है, बिल्कुल जो जो ऑब्जेक्ट ला रही हैं इसकी वजह से हो गया, ये रियल लाइफ से जोड़ रहा है तो इसे रियलिया बोल देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रियलिया, क्वेश्चन नंबर 147 है, एन इनिशियल स्टेज ए टीचर शुड फोकस ऑन रीडिंग पिक्चर बुक्स बिकॉज इट, कोई इनिशियल स्टेज पे है, टीचर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है टीचिंग ऑन रीडिंग पढ़ने पे पिक्चर बुक, बिकॉज इट जो ऐसी बुक्स पढ़ना है जिसमें पिक्चर्स हों, क्यों ऐसा कर रहा है टीचर, चलिए देखते हैं। इस फन, मैं आपको कल भी बताई थी मैथ वाले पेडागोजी में कि अगर कहीं भी बच्चे के फ़न की बात हो, इन्जॉयमेंट की बात हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसको जहाँ सेंटर में रख दिया गया, मेन यही दिखा दिया गया, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो ये गलत है। मोटिवेट्स लर्नर टू ड्रा सच पिक्चर्स, नहीं ये भी नहीं है। हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस द पिक्चर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जो लर्नर्स हैं उनको क्या करना, अंडरस्टैंड वाला लेवल जो है उनका बढ़ाना और पिक्चर को एनालिसिस करने का तरीका बताना, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 है, ए टीचर इज पुटिंग द चाइल्ड्स वर्क एज राइटिंग सैंपल्स, क्या कर रहे हैं टीचर, पुटिंग द चाइल्ड्स वर्क, उस चाइल्ड के जो काम को उसको राइटिंग सैंपल के रूप में रख रही हैं, ड्राइंग जैसे ड्राइंग स्टोरीज इटीसी इन ए फोल्डर में, लेटर सी यूजेज इट असेसमेंट, इसको फिर असेसमेंट के रूप में यूज़ कर रही है, दिस इज क्या, ये क्या है, ये रिकॉर्ड अगर कहीं नोट किया जाता हो तो उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला पोर्टफोलियो, जो बच्चे का राइटिंग सैंपल है उसको रख रही हैं, ड्राइंग रख रही हैं, स्टोरीज रख रही हैं, उसको एक फोल्डर में रख रही है, फिर उसको असेसमेंट भी यूज़ कर रही है, ये सब पोर्टफोलियो का पार्ट है। पोर्टफोलियो ऐसा चीज़ होता है जिसमें बच्चे का कुछ भी छूटता नहीं है, सारे डेवलपमेंट जो होते हैं वो उसका रिकॉर्ड होता है, ये पोर्टफोलियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज मोस्ट अप्रिसिएबल बाय ए लैंग्वेज टीचर? इसमें से कौन सा प्रैक्टिस है मोस्ट अप्रिसिएबल है, ज़्यादा अच्छा है? चलिए देखते हैं कौन सा है। इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट इन हर क्लास, अपने क्लास के सब स्टूडेंट को इंश्योर कराना इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड, बिल्कुल उनको एक्सेप्ट, वो आपके जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो खुद को एक्सेप्टेड फील करें, उनका स्वागत हो रहा है, उनको लोग मतलब महत्व दे रहे हैं ऐसा फील करें, वैल्यूड। नो मैटर विच लैंग्वेज, बिल्कुल सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड सी और ही कम्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इस चीज़ से मैटर नहीं करना चाहिए कि उनका इनेट लैंग्वेज कैसा रहा है, उनको बच्चों को ये फील करना चाहिए कि वो एक्सेप्टेड है एंड वैल्यूड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ऐसे ही कराना है हर जगह, अगर कहीं इंडियन लैंग्वेज की बात हो, अलग अलग सोशल कल्चरल बैकग्राउंड की बात हो, तो बच्चों को एक्सेप्ट करना है, उसमें सुधार भले ही धीरे धीरे किया जा सके, इग्नोर वाली चीज़ें गलत होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच मतलब छोटी चीज़ें जो होती हैं, शॉर्ट चीज़ें जो होती हैं, उनसे बड़ी चीज़ों पे जाना। जैसे कोई वर्ड है, साउंड है, मान लीजिए साउंड है, साउंड से किस पे जाना, सेंटेंस पे जाना, तो साउंड क्या है, सबसे छोटा है, बॉटम हो गया। अप मतलब सेंटेंस पे जाना, ऐसी चीज़ें बॉटम अप। वहीं अगर साउंड से आप किस पे आ रहे हैं, सेंटेंस से, सेंटेंस से आप वर्ड पे आ गए, तो ये हो गया अप डाउन, ठीक है, अप और अब बॉटम अप्रोच हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच? पहला है स्टार्ट लर्निंग ए लैंग्वेज विथ पोएम्स स्टोरीज एंड कम टू द अल्फ़ाबेट, ये गलत है। देखिए इसमें अप बॉटम, अप टू बॉटम हो रहा है। अल्फ़ाबेट्स क्या हो रहा है, ये अल्फ़ाबेट पहले आएगा कि पहले पोएम लैंग्वेज आएगा? पहले अल्फ़ाबेट आएगा ना, पहले अल्फ़ाबेट आएगा फिर आएगा पोएम। तो जो पोएम होता है ये किस पे जाएगा, ये अप पे जाएगा, ये बॉटम पे जाएगा, तो ये तो हो गया बॉटम अप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला नहीं सही होगा। फिर है डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड फ्रेज क्लॉजेस एंड सो ऑन, यही वाला सही हो जाएगा। डिकोड मैसेज, मैसेज को डिकोड करना, समझ लायक बनाना, मूविंग साउंड टू वर्ड, किससे बनना करना, साउंड से वर्ड पे, फिर वर्ड से फ्रेज पे, फिर फ्रेज से क्लास पे एंड सो ऑन, इसी फिर प्रकार। तो ये हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों पे जाते हैं, तब ये बॉटम अप अप्रोच होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।